लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एडिशन सब्सट्रैक्शन किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे। एडिशन सब्सट्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन बोल रहा हूँ, दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो सिखा था। चलो, हमारे पास क्या होता था उस टाइम पे, मान लो हमारे पास दो वेक्टर होते थे, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उसको ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, इधर से एक लाइन ड्रॉ करते थे, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता था, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता था। अब अगर मेरे पास वहां पे क्या होता था, एडिशन जब हम सीखे, ये गिवन होता था, ये गिवन होता था, ये रिजल्टेंट निकालते थे। अब मेरे पास मान लो सिर्फ एक ही वेक्टर है, ये वाला कुछ एक्स वेक्टर, ठीक है, इसको मैं अगर तोड़ना चाहूं, ये भी किसी ना किसी दो वेक्टर के रिजल्टेंट ही होगा। जब हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं टू मल्टीपल वेक्टर्स, उस चीज को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोला जाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो पहला चीज हम क्या सीखेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है एक्स, ये, और इस वेक्टर को मुझे तोड़ना है दो वेक्टर में, दो अलग अलग वेक्टर में। यहाँ पे क्या होता था, दो अलग अलग वेक्टर होते थे और उसको हम जोड़ के ये बनाते थे। अब मुझे ये चीज बस गिवन है, मुझे लेकिन ये दोनों निकालना है, मतलब ये गिवन है, मुझे इसका दो वेक्टर्स निकालना है। इसको तोड़ के मल्टीपल वेक्टर्स निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ दो, तीन निकाल सकते हो, चार निकाल सकते हो, पांच निकाल सकते हो, बहुत सारे वेक्टर्स निकाल सकते हो। तो हम उसे कैसे निकालते हैं? जब इसको तोड़ेंगे, हमारे पास मान लो यहाँ से ज्योमेट्रिकली अगर दिखाऊं, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसा, ये मिला, ये एक वेक्टर हो गया। यहाँ से मैं इसको अगर मैं यहाँ तक मान लो वो वेक्टर लेट, ये वाला ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, मैं लेट बता रहा हूँ, ये हो गया एक वेक्टर, और यहाँ से मैं अगर एक वेक्टर ऐसा ले जाऊँ तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब मैंने तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो ये हो गया आपका y और ये हो गया z, बन गया। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, x वेक्टर इज इक्वल टू y वेक्टर प्लस z वेक्टर, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? इसी चीज को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो क्या होता है। हमारे पास हम पहले क्या करते थे, दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो हमें तीसरा वेक्टर मिलता था। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेक्टर हो और उसको दो वेक्टर में तोड़ा जाए, उस चीज को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स तो होने जरूरी है, या ऐसे ही अपने मन ही मन तोड़ दे, होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या सीखना होगा? ऑर्थोगोनल ट्रायड। समझे बेसिकली रिजोल्यूशन क्या है? चलो लिख लो, अगर लिखना चाहते हो डायग्राम बना लो। हाँ, रिजोल्यूशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हमें एक वेक्टर दिया हो और उसे मल्टीपल वेक्टर्स में तोड़ना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर मान लो ये एक वेक्टर है, अब इसको बोला गया तोड़ने के लिए, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मान लो ये रिजल्टेंट हो गया, लेट रिजल्टेंट अगर हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर ऐसे एक वेक्टर ले सकता हूँ, ऐसे एक वेक्टर ले सकता हूँ, फिर इसको इधर से एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, इधर से एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो दो वेक्टर में तोड़ दिया। जैसे इसमें मैं एक यहाँ से ले सकता हूँ, एक यहाँ से ले सकता हूँ, दोनों को जोड़ दिया तो ये भी रिजल्टेंट बन गया। तो जब मैं एक वेक्टर को तोड़ के दो अलग अलग वेक्टर बनाता हूँ तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑर्थोगोनल ट्रायड। क्या ये होता क्या, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, आपको पता है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस, होता है। अब मान लो कोई एक चीज यहां पे रखा हुआ है, यहां पे मतलब मैं अगर 3 डायमेंशन में करके दिखाऊं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और अगर कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, ठीक है, इस वाले में, तो एक्स एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस में होगा, ये वाला डिस्टेंस, वाई एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस में होगा, ये वाला डिस्टेंस, और जेड एक्सिस में वो कितना होगा, इतना डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। वही चीज अगर मैं 3 डायमेंशन मतलब बोर्ड पे दिखाऊं, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है ना, और ये वाला जो होता है सेंटर ओरिजिन से, ये अगर O,0,0,0 तो ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया, होता है ना। अब अगर मैं उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और जेड एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। या फिर इसको समझने के लिए हम और भी अच्छा से समझ सकते हैं, क्या, मान लो आपके पास क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब, ये आपका क्यूब हो गया। अब ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। अगर क्यूब रखा जाए, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इनमें ये वाला जो पार्ट है, और यहाँ पे ये जो क्यूब ये वाला पार्ट कवर किया हुआ है, और ये वाला जो पार्ट कवर किया हुआ है, 3 पार्ट को कवर कर रहा है क्यूब। एक होता है लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट कवर कर रहा है। इसको हम और मतलब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला जो पार्ट कवर किया एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में जो पार्ट कवर किया उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई एक्सिस में कवर किया उसको हम जेड कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जेड एक्सिस में कवर किया उसको मैं के कैप से रिप्रेजेंट करता हूं।
ठीक है। और आई कैप जे कैप के कैप ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था क्या होता है, जब कैप लगता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर, बताया था ना। तो इन तीनों को मिला के, आई जे के को मिला के हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड। और ये हमेशा क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। और इन तीनों को हम मिला के क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड। जे एक्स एक्सिस में आई कैप, जेड वाई एक्सिस में जे कैप, जेड एक्सिस में के कैप। और ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये हमारा राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अच्छा वो नहीं समझो ना, चल ठीक है छोड़ो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है, ठीक है। एक्स कैप आई कैप जे कैप क्या होता है, जो के कैप जे कैप आई कैप क्या होता है, समझ में आया। और ये जो क्यूब है इसका हर जो क्या बोलते हैं, हर जो लेंथ उसका कितना है, लेंथ है 1 यूनिट, ब्रेड्थ भी है आपका 1 यूनिट, और जो हाइट है वो भी है आपका 1 यूनिट। ये तब जाके ये एक्स कैप आई कैप जे कैप हम लिख सकते हैं, ये जो आई कैप जे कैप के कैप लिख सकते हैं, ठीक है, समझे। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, चलो मैंने क्या बताया अभी, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर को मल्टीपल वेक्टर्स में तोड़ना। अब मान लो मेरे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, ऐसे डायरेक्शन में है, ऐसे डायरेक्शन में है, कोई भी डायरेक्शन में वेक्टर हो सकता है, तो तोड़ेंगे कैसे, और अपने मन मर्जी से तो नहीं तोड़ सकते। पता चला मैं इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ, इसको ऐसे तोड़ रहा हूँ, ये बोली नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं क्या करूंगी, यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करूंगी, फिर यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करूंगी, फिर इसको ऐसे इसको डायगोनल ज्वाइन करूंगी, और एक पैरेललोग्राम लॉ से करेगी, ठीक है, कोई पॉलीगॉन से करेगा। और एक वेक्टर को कोई 3 4 से भी तोड़ सकता है बाय यूजिंग पॉलीगॉन लॉ। मैं 2 पे तोड़ूंगा, आप 4 से तोड़ सकते हो। तो हमारी पढ़ाई को इजी करने के लिए हमने जो उसका रिफाइंड वर्जन है उसको समझा, उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है कुछ ऐसे, ए वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट को, उसको फिक्स कर दूंगा, और उधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे देख लो फिर बना लूंगा, एक परपेंडिकुलर बना दूंगा, और दैट विल बी मेकिंग ए एंगल थीटा विद दिस वेक्टर। और यहां से और एक 90 डिग्री मैं इधर बना दूंगा। ये आपका हो गया कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपका बन गया वाई एक्सिस। और ए एंगल ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब यहां से मैं मान लो एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करता हूं और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करता हूं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, यहां से लेके ओरिजिन से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट तक, इसको मैं नाम दे देता हूं मान लो एम। इसको हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर वाई कैप, और इसको क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर एक्स कैप बोल सकता हूं, या फिर एक्स कैप तो नहीं, इसको मैं जब तोड़ूंगा तो क्या बोल सकता हूं, ए एक्स, और ये इसको क्या बोलूंगा, ए वाई, ये बोल सकता हूं। और मान लो मैं यहां से यहां तक एक यूनिट डिफाइन किया, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू आई कैप, और ये वाला क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू जे कैप बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब इस वेक्टर को 2 अलग अलग वेक्टर में तोड़ दिया, एक हो गया ए एक्स आई कैप, दूसरा हो गया ए वाई जे कैप, 2 अलग अलग वेक्टर में तोड़ा, मतलब तोड़ा। अब इसी चीज को समझने के लिए, अब मान लो यहां पे कोई एक कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा या नहीं होगा, होगा। अगर x, y हुआ तो यहां से यहां तक का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, और यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r, होगा या नहीं होगा, r क्यों होगा, y होगा। तो ये जो a वेक्टर है, a वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट ओवर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये फॉर्मूला था y का स्क्वायर का रूट ओवर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। अब अगर यहां पे ये थीटा है, ठीक है, इस थीटा में मैं अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा डालता हूं तो cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है, x बाय a, तो a यहां पे x हमारा कितना हो गया, x इज इक्वल टू a cos थीटा बन गया। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में sin थीटा पुट करता हूं तो sin थीटा विल बी इक्वल टू कितना, y बाय a, तो y हमारा कितना हो गया, a sin थीटा हो गया। तो जब भी हम एक वेक्टर को तोड़ेंगे, मैंने तो ये बताया, जब हम कोई भी वेक्टर को तोड़ते हैं, इस वेक्टर को मैंने तोड़ा तो एक्स एक्सिस में ये जो वेक्टर बना ए एक्स आई कैप, दैट विल बी इक्वल टू कितना, a cos थीटा, और ये वाला आपका क्या बन जाएगा, a y j जो है वो क्या बन जाएगा, a sin थीटा। अब कोई भी वेक्टर को तोड़ने में आसानी हो गया। अब अगर मान लो यहां पे थीटा ना होके यहां पे थीटा होता तो ये वाला क्या बनता,
नहीं, ये क्यों बता रहा हूं, आगे बहुत जरूरत आने वाला है वेक्टर को जब हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर ये थीटा होता, मैंने तो यहाँ पे थीटा एंगल ले लिया था, यहाँ पे ना होगी ये वाला थीटा होता, तो इसको भी हम, इस वेक्टर को भी तोड़ सकते हैं दो पार्ट में। तो तब जब यहाँ पे थीटा होता, मैं उसको ब्लू पेन में लिख लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ब्लैक पेन में जो थीटा है उसके लिए ये वाला, और जो ब्लू पेन में थीटा है उसके लिए क्या हो जाएगा, जब ये थीटा हो जाएगा तो ए एक्स आई कैप आपका कितना बन जाएगा, ए, मैंने यहाँ पे एस क्यों लिखा, साइन थीटा, और जो ए वाई जे कैप है वो आपका क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा। अगर भरोसा नहीं है तो करके भी देख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे थीटा हुआ तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा पुट करता हूँ, ठीक है, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा पुट करता हूँ, तो कॉस थीटा मेरा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे कितना है वाई, वाई बाय ए, तो ए हमारा कितना हो गया ए, वाई हमारा कितना हो गया ए कॉस थीटा, और यहां पे अगर साइन थीटा पुट करता हूं तो कितना बन जाएगा, एक्स बाय ए बनेगा, एक्स बाय ए, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, एक्स विल बी इक्वल टू कितना, ए साइन थीटा, जो कि ये है। तो थीटा को ध्यान से देखना वो कहां पे है, अगर एक वेक्टर ऐसे बना है और उसका एंगल आपने ये वाला थीटा लिया हुआ है, तो ये वाला वेक्टर हमेशा कॉस होगा और ये वाला साइन होगा, और ये या फिर एक शॉर्ट जो मैं याद रखने के लिए जो याद रखता हूं, मतलब जो दिमाग में रखता हूं, जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ थीटा, जिसके साथ थीटा है वो वाला कॉस थीटा होगा और दूसरे वाला साइन थीटा, समझे। इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इससे हम एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़े इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, हुआ ना, समझे। लिख लो, फिर इसका एप्लीकेशन कहां पे यूज होता है वो देखेंगे। इसका अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लेकिन जो बेसिकली हम अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें, यहाँ पे आप चलते हो, अपने आप तो नहीं चलते, आप एनर्जी लगाते हो, जब आप एक पैर आगे डालते हो तो आपका पीछे वाला पैर ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, तभी वो ऊपर आता है, फिर उस पैर को जब आगे बढ़ाते हो तो ये अभी जो पीछे वाला पैर है वो उस ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। मतलब जब पीछे वाला पैर आपका ग्राउंड में फोर्स लगाया तभी आप आगे चल रहे हो, लेकिन जब पीछे वाला पैर, यहाँ पे देखना मेरे पैर को, जब मैं पीछे वाला पैर पे फोर्स लगा रहा हूँ, मेरा फोर्स का डायरेक्शन कैसा है, तिरछा है, लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ, तिरछा अगर हो है तो मैं तो ऐसे उड़ के जाना चाहिए था, मतलब एवरी एक्शन एज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अब सोचो, मतलब इमेजिन करो, पीछे वाला जो पैर है वो फोर्स ऐसे लगा है, ठीक है, विद एंगल, तो मैं अगर चल रहा हूं, मैं सीधा क्यों चल रहा हूं, ऐसे ऊपर क्यों नहीं चल रहा, ग्रेविटी तो है, वो छोड़ दो, उसको मैं बात नहीं करूँ, मैं अभी बस मैं जो फोर्स लगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सीधा कैसे चल पा रहा हूँ। अगर एवरी एक्शन एज ए ऑपोजिट रिएक्शन अगर होता है, मैं ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, तो मेरा बॉडी ऐसे जाना चाहिए ऊपर की ओर। सुपरमैन मूवी देखे हो, लात मारता उड़ के भागता है, हल्क है, हल्क कूदता है उड़ जाता है, वो फिक्शन है, साइंस फिक्शन है, लेकिन वो पॉसिबल है क्या, है पॉसिबल, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें दूसरा भी चाहिए होता है। चलो अभी के लिए, अब अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इधर जाना चाहिए, मतलब अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं पीछे तो मैं ऐसे उड़ के जाना चाहिए, ऐसे हनुमान जी की तरह होना चाहिए, लेकिन मैं सीधा चल रहा हूं, ऐसा क्यों। और अगर सीधा चल रहा हूं उसके वजह से कहां कहां पे कैसे फोर्स लग रहा है, कुछ तो होगा। देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं, अगर समझ पाए तो चलो अच्छा है, नहीं तो और एक बार पूछना। मान लो क्या है, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो ग्राउंड पे, और अगर ऐसे लगा रहे हो तो एक ऑपोजिट फोर्स भी होता है जो इधर लगाएगा। तो मान लो ये फोर्स लगा, तो इस फोर्स को मैं कितने कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, मतलब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, मतलब आप जब ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड भी तो आपको बैक फोर्स लगाएगा, तो ये वाला जो फोर्स है वो ग्राउंड फोर्स है, तो जो ग्राउंड फोर्स है जी फोर्स, अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये जो फोर्स है सीधा तो नहीं है, हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सीखा ना अभी, तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला बना सकते हैं। मान लो ये जो ग्राउंड फोर्स है वो हमारा जो सीधा वाला फोर्स है, मतलब जो सीधा चल रहे हैं वो वाले फोर्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो ग्राउंड जो फोर्स दे रहा है हमारे बॉडी पे, वो फोर्स दो टुकड़ों में टूट रहे हैं। एक है इस फोर्स को मान लो Fg, तो दो फोर्स में टूट रहा है, Fg cos थीटा और Fg sin थीटा। अब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बॉडी पे ये जो Fg sin थीटा है वो काउंटर बैलेंस हो जाता है, G और ये फोर्स और G काउंटर बैलेंस हो जाता है, लेकिन बच जाता है ये वाला फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से आप आगे चल पाते हो। समझे या नहीं समझे, समझे। यहां पे जब इसको मैं तोड़ूंगा तो दो फोर्स निकले, एक फोर्स तो ग्रेविटी बैलेंस कर लिया जो हमें सीधा चलने में मजबूत, सीधा करने में, मतलब सीधा खड़े रहने में ये करता है, हेल्प करता है, ऊपर भागने नहीं देता, और ये वाला जो फोर्स है जो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, ये Fg cos थीटा रिस्पांसिबल होता है हमारा सीधा चलने में, जबकि फोर्स हमारा ग्राउंड फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है।
मेकिंग एन एंगल विद द ग्राउंड। समझे या नहीं? ये तो एक एप्लीकेशन है, ऐसे कई और एप्लीकेशन है। तो रियल लाइफ में कहाँ यूजर आपके साथ हर टाइम, हर कदम कदम पे आपके साथ ये लग रहा है, बस पहचानने की देरी थी, अभी पहचान ले, है ना? तो घर पे जब भाई बहन होंगे उसको बोल सकते हो, अगर तू चल रहा है तो तू जिस फोर्स से चल रहा है ना, उस फोर्स को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, और जिसकी वजह से तुम सीधा चल रहे हो वो फोर्स क्या है, एफ जी कॉस थीटा है। तो घर पे बोल सकते हो, तो भाई क्या करेगा, वो पागल हो जाएगा और ग्लास फेंक के मारेगा, तो क्या बोल रहा है, ठीक है? लेकिन जनरली साइंस के लैंग्वेज में ये होता है, समझे? अब इस पे बेसिस, इसी बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, तो कॉन्फिडेंस और थोड़ा आ जाएगा और आराम से कर भी लेंगे। अच्छा, वहां पे आपको और एक चीज नहीं बताया, ये अगर वेक्टर होता है मान लो एफ, तो ये हो गया आपका थीटा, और ये हो गया, ये आपका क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये बन जाएगा क्या, एफ साइन थीटा, ये बनेगा। ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक अलग से नाम है, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेक्टर या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, लिख लो उधर साइड में, अरे यहां पे लिखे हो तो इधर लिख लेते साइड में, उतना क्या क्वेश्चन बोला है, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब एक फोर्स है जो ऐसे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री, ये हो गया फोर्स। चलो, इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन, मतलब ये वाला आपको दे दिया है 50 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है? यहां पे आपको क्या गिवन है, ये आपका x एक फोर्स है, आपको fx दे दिया है, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 50 न्यूटन, और आपको पूछा है fy निकालने के लिए, एक तो ये पूछा है फाइंड द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो चीजें पूछी, और इसका वैल्यू पूछा, ये वाला f कितना है वो पूछा, ठीक है? अब क्या निकाल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं होंगे, हाँ तो कैसे कर सकते हैं, fx इक्वल टू कितना, फॉर्मूला क्या है, fx इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब f इक्वल टू कितना हो जाएगा, fx बाय कॉस थीटा, ये होगा, fx हमारा कितना है 50, और cos 50 आपको टेबल से मिल जाएगा, दैट विल बी 0.642, 50 बाय 0.642, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो दैट विल बी 77.78 न्यूटन। तो फोर्स आपको मिल गया f, ये कहां से लाया अभी आप पूछोगे, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मिल जाएगा, या फिर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करोगे तो ये ध्यान में रखना कि जो डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर्स रेडियन में ही फिक्स्ड होते हैं, और अगर जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है वहां पे आप रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर कर सकते हो, ठीक है? आपका तो कैलकुलेटर अलाउड है, और मैथमेटिकल मतलब जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है खरीदो, शिवशक्ति पड़े इंजीनियरिंग कैलकुलेटर उठे 1000 टन हो 1000 के बड़ी है, मो टाइम रे मुझे तेल किनी 6 वर्ष तले 1000 टन थे, अभी एड़ी गोटे लंबा है कि ना मुझे देखे, अरे मो पाखे गोटे एक्सट्रा मो पाखे थिला मो कैलकुलेटर जोटा सेटा अनुष्का नहीं मैंने अनुष्का को मुझे दे दी, खरीद लेना है, तुम्हारा जरूरत होगा वो प्रोजन तो, हाँ तो ये इंजीनियरिंग कैलकुलेटर जाके बोलना शिवशक्ति में वो दे देगा, ठीक है? 1000 रुपये लेगा, कैसियो का लेना, और किसी का मत लेना, कैसियो कंपनी का लेना, अच्छा कंपनी, बहुत दिन चलेगा, अगर इंजीनियरिंग भी करते हो तो आगे काम आएगा, नहीं तो इंजीनियरिंग में ही खरीदना ही तो खरीदना है आपको, तो इंजीनियरिंग में खरीदना, आपको अभी कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं। और अगर आपको क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछ ले तो डायरेक्ट इतने में ही छोड़ देना 50 कॉस्ट, अगर टेबल को एक्सेस नहीं है सीबीएसई में, इतना ही छोड़ देना तो काफ़ी, ठीक है? अब एफ अगर ये हमारा मिल गया एफ, उसके बाद और एक क्या चीज पूछा है, एफ वाई निकालने के लिए बोला है, तो एफ वाई हमारा कितना हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ का वैल्यू पता है कितना 77.75 इनटू साइन कितना 50, इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 59.58 न्यूटन। ये हालांकि मतलब रिजोल्यूशन जो पार्ट है वो बस ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो एक ऐसा पार्ट है आपके फिजिक्स में जो आपको अभी से लेकर 12 तक, ठीक है, हर जगह जरूरत पड़ेगा। तो कैसे तोड़ा जाता है वो समझ लो, इसमें ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स भी होता नहीं है, ठीक है, बस ये एक छोटा सा चीज है जो हमें समझना जरूरी है, मेनली रिजोल्यूशन वाला पार्ट, रिजोल्यूशन ट्रायड और ये, ठीक है, ज्यादा कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं, बस वही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा अगर इसमें से प्योरली इसमें से अगर कंपोनेंट्स रिजोल्यूशन से क्वेश्चन दे, हालांकि कभी देता नहीं है, ठीक है, जनरली आपको क्वेश्चन मिला के जो आप आगे जब पढ़ेंगे वहां पे आपको मिलेगा, जहां पे हमें क्या कहीं पे जरूरत होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ऐसे आता है
ये बोल देता हूँ आपको, पुली वाला क्वेश्चन है, अब की होगी क्या नहीं मुझे पता नहीं। मान लो एक पुली यहाँ पे टंगा हुआ है और यहाँ पे वेट है, यहाँ पे एक इंसान पकड़ के इसको खींच रहा है, ठीक है। तो तब इसमें कितना टेंशन गिरेगा या इसमें कितना फोर्स गिरेगा, ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, उस टाइम पे ये कंपोनेंट्स का काम आता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं एक बड़ा सा पत्थर है, कोई एक इंसान यहाँ से भी फोर्स दे रहा है और कोई एक इंसान यहाँ से भी फोर्स दे रहा है, या फिर ऐसे फोर्स ना देके कोई एक इंसान ऐसे फोर्स दे रहा है और यहाँ पे ऐसे फोर्स ना देके कोई एक ऐसा फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो इस पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंपोनेंट में तोड़ेंगे, 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 तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कितना फोर्स मिल रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें काम आता है, बहुत ही छोटा चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए, ठीक है। समझे क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये टाइम नहीं होगा आगे। नेक्स्ट क्लास में ये सोचा था ये कराऊंगा आपको प्रोडक्ट वगैरह, लेकिन उसके लिए दो क्लास, एक क्लास अभी तो नहीं होगा, अभी 10-15 मिनट बचा हुआ है, नहीं होगा, उसके लिए एक क्लास पूरा चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वेक्टर का प्रोडक्ट्स, जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी सुने होंगे आप लोग, हाँ वो सब सीखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। आज का क्लास समझ में आया जो पढ़ाया हूँ, छोटा सा क्लास था लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास था, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखना, नेक्स्ट क्लास मिलता है।